और हम लोग जो है अभी ROH एंड RX का प्रिपरेशन देख लिए, ठीक है, अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए। अब हम लोग देखेंगे फ्री रेडिकल भी देख लिए थे, फ्री रेडिकल से कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सॉरी RX के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, फ्री रेडिकल भी देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल होता है जो इलेक्ट्रॉन लवर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन लवर होता है, मतलब क्या, कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। और उस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। देखो ये क्या है, ये है टॉल्विन, इसको बोलते हैं टॉल्विन। जब भी बेंजीन रिंग में एक मिथाइल ग्रुप लग जाए उसको हम कहते हैं टॉल्विन, ठीक है, उसको कहेंगे टॉल्विन। अब यहाँ देखो किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, Cl2 या Br2। एक बार या तो Cl2 से रिएक्ट करके देख लो या फिर दूसरे बार Br2 के साथ रिएक्ट करके देख लो, तो क्या होगा कि यहाँ पे, अब देखो जो बेंजीन होता है, ध्यान देना, ये जो बेंजीन है यहाँ पे इस तरह से, ये सब हम लोग 10th में पढ़े होंगे कि जब ऐसा रिएक्शन होता है, ठीक है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, ऐसा जब बेंजीन बनता है, ये मेरा बेंजीन है, तो कार्बन जो यहाँ पे सारे डॉट के पास क्या है, डॉट के पास क्या, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है ना। यहाँ सारे के सारे जो जितने भी कॉर्नर्स है, यहाँ सारे के सारे क्या है, कार्बन है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। यहाँ पे इसको कितना इलेक्ट्रॉन मिल गया है, यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया है 3, है ना। कैसे 3 मिल गया, एक यहाँ मान लो ये वाला कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, क्या हो रहा है, हाँ, यहाँ पे देखो एक कार्बन का बॉन्ड यहाँ पे मिल गया, एक इससे जुड़ा हुआ है और एक ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसको 3 मिल गया। इसका मतलब क्या, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होगा, एक एक हाइड्रोजन होगा। तो जब वो किसी से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पे जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन जुड़ेगा अगर, तो क्या करेगा वो, एक Cl2 है, तो Cl2 क्लोरीन क्या करता है, जब Cl2 होता है, Cl2 जब हम लोग फ्री रेडिकल में पढ़े तो क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से अलग हो जाता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी सेम होगा, ये पहले इसमें अलग अलग कार्ब अलग अलग ये हो जाएगा, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, एक जो है ये HCl के साथ रिएक्ट करके चला जाएगा और ये फिर आकर के यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, रिएक्ट हो जाएगा। तो अब देखो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्थो ऑर्थोटॉल्विन, ठीक है, ऑर्थोटॉल्विन कहते हैं। ऑर्थो मेटा पारा के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे ना, जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो और उसके जस्ट बगल में कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो उसको हम लोग ऑर्थो बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो पोजीशन है वो दो टाइप से वो जुड़ सकता है, या तो ऑर्थो में जुड़ सकता है या फिर पारा में भी जुड़ सकता है, ठीक है। जब इसके जस्ट अपोजिट में लगे इसको हम बोलेंगे पारा। अब हम मैकेनिज्म में देखते हैं, ये मैकेनिज्म होता क्या है कि रिएक्शन तो हो गया, क्या प्रोडक्ट बना वो हमको पता है, लेकिन हुआ कैसे, ठीक है, इसमें हुआ क्या क्या, इसमें हुआ कैसे। तो क्लोरीन देखो, यहाँ पर हम जो है कैटलिस्ट लेंगे, कैटलिस्ट लेंगे, ये कैटलिस्ट लिए हैं Fe, और Fe को डार्क में लेंगे पूरा, नहीं तो अगर सनलाइट के प्रेजेंस में लेंगे तो वो फटाक से रिएक्ट कर जाएगा, तो इसको हम डार्क में लेते हैं ताकि ये बचा रहे। और फिर क्लोरीन जो है Cl2 जो है ये Fe के साथ रिएक्ट करेगा, और Fe तो बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, ये क्या करेगा, तुरंत अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, ये बना लेगा FeCl3, ठीक है।
उसके बाद वो फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, FeCl3 फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, वो बनाएगा FeCl4 माइनस और Cl2 रिलीज हो जाएगा, सॉरी Cl, और उसमें इलेक्ट्रोफाइल वो बन जाएगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, उसी तरह से सेम जो है ब्रोमीन का भी होगा। ठीक है, उसी तरह से सेम ब्रोमीन का भी, ब्रोमीन फिर से Fe के साथ रिएक्ट करेगा, फिर वो बनाएगा FeBr3, फिर ब्रोमीन जब Br से रिएक्ट करेगा, फिर Fe जब Br से रिएक्ट करेगा FeBr3, तो फिर यही सेम बनाएगा FeBr4 प्लस, और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब वो तो रिएजेंट बन गया हमारा। अब वो क्या करेगा, जब Cl जो है यहाँ पे Cl क्लोरीन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, जब ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जा करके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा, ये बॉन्ड को यहाँ तोड़ देगा, और देखो यहाँ पर इस तरह से रिएक्ट कर जाएगा। और लेकिन फिर क्या होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन में तो पॉजिटिव चार्ज था, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड वापस से बनना चाहेगा, और हाइड्रोजन जो है अपना बॉन्ड, अपना इलेक्ट्रॉन, देखो हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है ना, तो हाइड्रोजन अपना बॉन्ड जो है उसको दे देगा। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, और खुद H प्लस रिलीज हो जाएगा। देखो H प्लस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, H प्लस रिलीज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग I2 लेंगे, हम लोग Cl ले लिए, Br ले लिए, अगर हम लोग I2 लेंगे तो ये जो रिएक्शन होगा वो रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि जैसे ही रिएक्ट करेगा टॉल्यूइन के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा, वो वापस से उसी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वापस से वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होगा, मतलब वो अपने स्टेट में टिका ही नहीं रहेगा। तो जब हम लोग HI जो है उसको कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, मतलब HI जो है I को खा जाएगा, कंज्यूम कर लेगा। फॉर रिएक्शन वी टेक HNO3। इस रिएक्शन के लिए I के साथ रिएक्ट करने के लिए हम लोग लेंगे HNO3 प्लस। ठीक है, सारे प्रिपरेशन को ध्यान से करना है और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि सारा प्रिपरेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग आगे देखेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। ये सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, देखो जब अमोनिया, ठीक है, ये बेंजीन के साथ जब अटैच हो, ठीक है, बेंजीन के साथ अटैच हो, ये क्या करेगा, NaNO3 के साथ, NaNO3 के प्रेजेंस में, और HX होगा, NaNO3 प्लस HX क्या देगा, बेंजीन में N2X माइनस, N2 प्लस X माइनस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाई एजोनियम। ठीक है, इसको इसको नाम देते हैं डाई एजोनियम। ठीक है, अब क्या करेगा ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार देखेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन का, और एक बार देखेंगे आई के लिए, आयोडीन के लिए। तो क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए हम लोग लेंगे क्या, CH2X2, CH2X2। ठीक है, तो CH2X2 लेंगे, इसमें बना देगा हेलो एरिन, है ना, हेलो एरिन। ये कहीं भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन मेनली जहाँ पे अमोनियम ग्रुप लगा हुआ है वहीं पर जा करके ये लगेगा। और X की जगह पे क्या होगा, X की जगह पे क्लोरीन और ब्रोमीन होगा, और यहाँ पे क्या करेगा, आई के लिए, आयोडीन के लिए HI से रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये CH2X2 से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बना देगा आयोडो बेंजीन। ठीक है, अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कैसे कैसे इसका रिएक्शन हुआ है। तो एच एक्स NO2 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, NO2 के साथ रिएक्ट, नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा,
यहाँ पे H को ये ले लेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। देन फिर से क्या होगा, एक H प्लस आकर के फिर से यहाँ पर रिएक्ट करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो है लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो फिर से एक H प्लस आकर रिएक्ट करेगा, ये बना लेगा यहाँ पर H2O। ठीक है, मतलब NO2 डबल H। ठीक है, तो NO2 HH बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा फिर, अब जब दो H प्लस आकर जुड़ गया तो ऑक्सीजन में एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना, एक हाइड्रोजन जुड़ा था तो इसके नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए पॉजिटिव चार्ज जुड़ा था। और जो दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा है वो, उसमें तो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था, लेकिन वो लोन पेयर से अट्रैक्ट होकर के वो फिर से जुड़ गया, तो वो क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन में एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव चार्ज को नहीं रख सकता अपने तरफ, फिर ये क्या करेगा, ये इसको दे देगा और खुद से निकल जाएगा, खुद वो निकल जाएगा। तो अब क्या हुआ, एन पे, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब हम लेंगे जब अमोनियम बेंजीन। ठीक है, इसको क्या करेंगे, NO के साथ रिएक्ट करेंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज था, ये क्या करेगा, इसका लोन पेयर जो है यहाँ पर अटैक हो जाएगा, ये NH2 के लोन पेयर के साथ अटैच होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये क्या ये बना लेगा यहाँ पर H2O। फिर हाँ, ये जो है ये पूरा का पूरा ये निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा फिर N2 प्लस। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे इस प्लस के साथ ये हैलाइड जुड़ जाएगा और यहाँ बना लेगा मेरा डाईएजोनियम, डाईएजोनियम कंपाउंड। ठीक है, मैकेनिज्म को याद रखना है, डाईएजोनियम का मैकेनिज्म आता है, पूछा जाता है। हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जब डाईएजोनियम जो है, सॉरी डाईएजोनियम फिर से जब कॉपर न्यूक्लियोफाइल, ये Nu है, ये Nu जो है ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये जब कॉपर CuNu के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ क्या बना लेगा, सिर्फ N2। ठीक है, N डबल बॉन्ड N, N2। देन उसके बाद क्या करेगा, ये जो X यहाँ पर था ये यहाँ पर आकर के रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक रह गया, जब ये निकल जाएगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक कर लेगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में क्या क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है या क्लोरीन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा और यहाँ बना देगा CuX। मेरा प्रोडक्ट ये है। तो सैंडमेयर रिएक्शन में याद रखना है, डाईएजोनियम का रिएक्शन या डाईएजोनियम के फॉर्मेशन को सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, हेलोजन हैलाइड। अब एल्कीन के प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो एल्कीन को रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हेलो एल्केन बनाएगा और ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जुड़े अटैच होगा। मार्कोनिकॉफ रूल बताए हैं, डिस्कस किया गया है इस पे। ठीक है, तो हम लोग कोई भी एल्कीन ग्रुप लेंगे, CH2 C डबल बॉन्ड C। ठीक है, HX के साथ रिएक्ट करवाते तो क्या होगा, ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो अब देखो मार्कोनिकॉफ में क्या होगा कि वो उसी तरफ जाएगा जहाँ पे वो स्टेबल होगा ज्यादा, जहाँ पे वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो मान लो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और इधर अटैच हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा C, सिंगल बॉन्ड C, इसमें माइनस और इसमें प्लस चार्ज आएगा, है ना। तो HX है, X पे तो माइनस चार्ज है, ये माइनस अट्रैक्ट होगा यहाँ पर और H प्लस होगा यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, यहाँ बना लेगा H और यहाँ बन जाएगा X। ठीक है, तो जब ये X बना लेगा, ये मेरा मार्कोनिकॉफ रूल है। ठीक है, कैसे मार्कोनिकॉफ रूल है, मान लो यहाँ पर और भी कार्बन है, मान लो इधर तो हाइड्रोजन ही है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इस X को इधर से भी मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, अगर ये और ऊपर में भी होगा कार्बन तो ऊपर की तरफ से मिल रहा है, मतलब अगर टर्शरी ग्रुप होगा तो उसको ऊपर से भी मिल रहा है, मतलब वो ये बीच में अटैच होकर के ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आएगा तो ये दोनों अपना पोजीशन चेंज कर देंगे।
यहाँ पे X जुड़ जाएगा और यहाँ पर H जुड़ जाएगा, तो वहां पे बॉन्ड जो है इस साइड अटैच होगा, ठीक है, इस साइड पे जाएगा। हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये HBr है, CH3CH2, या फिर इसको HBr के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे मेरा बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे तो नेगेटिव जुड़ेगा, तो एक बार यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ गया और एक बार यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ गया। अब देखो तुम्हारे पास दो दो रिएक्शंस होंगे एंड तुमको पहचानना होगा कौन सा मेरा मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट मतलब कि कौन ज्यादा टाइम तक स्टेबल रहेगा और कौन स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमको दिख रहा है कि ये ज्यादा स्टेबल है तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम एल्कीन हेलोजन एडिशन, हेलोजन एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। C डबल बॉन्ड C है, X2 से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो बना लेगा CH, मतलब इधर भी X जुड़ेगा और इधर भी। तो हमको रिएजेंट में ध्यान देना है कि वो फ्री रेडिकल है या इलेक्ट्रोफिलिक है और किसके प्रेजेंस में कर रहा है। तो यहाँ पे किसके प्रेजेंस में कर रहा है, CCl4 के साथ, है ना। ये कौन सा कंपाउंड बनाएगा, याद है ना, जेमिनल एंड विसिनल, उसी में आएगा, ठीक है, जेमिनल डाई हेलो एल्केन बनेगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड C, अगर ये Br2 के साथ रिएक्ट करेगा CCl4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे Br जुड़ेगा, देन यहाँ पर Br जुड़ेगा, ठीक है। अब मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड जाकर के Br के साथ रिएक्ट करेगा, एल्कीन का ग्रुप का, तो बॉन्ड जो है Br के साथ रिएक्ट करेगा, इसमें पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक ब्रोमीन जो है ये एक कार्बन के साथ जुड़ गया, ठीक है। फिर अब इसमें क्या हुआ कि ये जो बॉन्ड है ये इधर सरक गया था और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। फिर ब्रोमीन में जो नेगेटिव चार्ज था वो इस कार्बन के साथ जुड़ गया और ये बना लिया CH2 अगर यहाँ पर कोई बेंजीन कोई साइक्लिक ग्रुप आए तो साइक्लिक ग्रुप में भी सेम होगा, ये Br2 के साथ रिएक्ट करेगा CCl4 के प्रेजेंस में, बना लेगा तुम्हारा जो भी जिस साइड भी अटैच होगा वहां पे अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और खुद वहां पर जाकर के जुड़ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अगर मेरे पास कंपाउंड ऐसा है, ठीक है, अगर ये HBr से रिएक्ट करेगा तो देखो बेंजीन रिंग को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, बाहर में जो कंपाउंड है वो वहीं पर जाकर रिएक्ट करेगा। ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड को तोड़ देगा और हाइड्रोजन खुद यहाँ जुड़ जाएगा, CH3 बना लेगा और इधर Br बन जाएगा, ठीक है, मतलब Br अटैच हो जाएगा। देन आफ्टर दैट फिर से एक कंपाउंड लेते हैं, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ेगा, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया एंड यहाँ पे क्लोरीन अटैक किया, CH3 CH2 CH3 देन उसके बाद अगर, अब यहाँ पे याद रखना है, अगर मेरा रिएजेंट या अगर मेरा कैटलिस्ट पर ऑक्साइड है, अगर कैटलिस्ट जो है पर ऑक्साइड है तो ये फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। अगर कैटलिस्ट पर ऑक्साइड है तो ये फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, Br अब यहाँ पर जुड़ेगा और H इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब हेलोजन एक्सचेंज, नेक्स्ट प्रिपरेशन, हेलोजन एक्सचेंज, RH जब NaI के साथ रिएक्ट करेगा तो Ri बनेगा बनाएगा और NaX बनाएगा,
ठीक है, NaX का फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन जो होता है वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि ये रिवर्सिबल है, ये पहले बना लिया और फिर वो वापस से इधर कन्वर्ट हो सकता है। ये जो RI बना रही है वापस से NaI में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, दोनों साइड बराबर है। एग्जाम्पल C2H5Cl प्लस NaI। ये देखो NaI जो होता है वो एसीटोन में सॉल्यूबल होता है। ठीक है, और जब C2H5I एंड देन ये क्या बना लेगा, ये Cl Na से रिएक्ट करेगा NaCl, और NaCl जो होता है वो एसीटोन में रिवर्सिबल ये सॉल्यूबल नहीं होता, जिसकी वजह से हो सकता है वो जब नहीं घुला, नहीं सॉल्यूबल हुआ एसीटोन में, तो वो वापस से क्या करेगा, चाहेगा NaI में कन्वर्ट होना, जो कि वहां पे सॉल्यूबल है। अब एक क्वेश्चन है कि जब हम लोग एक प्रिपरेशन देख रहे थे फर्स्ट टाइम कि आई के लिए हम लोग H2SO4 नहीं यूज करते हैं, हम लोग H3PO4 यूज करते हैं या फिर KI यूज करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, उसके उसका रीजन क्या है। तो देखो, आई जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो वो क्या फॉर्मेशन करेगा, वो I2 का फॉर्मेशन करने को चाहेगा, है ना। तो जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, आई का जितना भी प्रॉपर्टी, जितना भी आई को जो है अपने ही अंदर कंज्यूम कर लेगा। तो हमको उसके लिए लो रिएक्टिव का कोई कंपाउंड चाहिए। H3PO4 जो होता है वो वीक एसिड होता है, ठीक है, वीक एसिड होने की वजह से वो आई को रिएक्ट नहीं करेगा, आई को कंज्यूम नहीं करेगा, तो फिर उससे क्या होगा, वो आराम से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, H2SO4 जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसके वजह से वो आई को अपने तरफ ही अट्रैक्ट कर लेगा, और आई आयोडीन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव है। अब देखो हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे अभी। राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाइहेलोजन ग्रुप, डाइहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। ठीक है, अब देखो इससे मतलब क्या है, सबसे पहले तो ध्यान देना है कि किस अल्केन के बारे में बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है प्रोपेन के बारे में, है ना, प्रोपेन के बारे में बोला गया है। तो यहाँ उसके बाद हेलोजन, कोई भी हेलोजन हमको यूज करना है, प्रोपेन में दो हेलोजन ग्रुप यूज करना है, मतलब दो हेलोजन, क्लोरीन है तो क्लोरीन दो, डाई हेलोजन का बात किया गया है। ठीक है, तो प्रोपेन सबसे पहले प्रोपेन बना लेंगे और दो दो क्लोरीन बना लेंगे, या फिर दो ब्रोमीन बना लो, कुछ भी बना लो। तो इसमें बताना कितने टाइप का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर इसमें बन सकता है। सबसे पहला तो आमने सामने ही अगर क्लोरीन जुड़ा हो एक ही कार्बन पे, फिर एक कार्बन छोड़ करके जुड़ा हो, देन एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे एक क्लोरीन एंड यहाँ पे क्लोरीन, फिर एक पॉसिबिलिटी है कि अलग अलग कार्बन पे एक एक क्लोरीन बैठा हो। ठीक है, तो कितनी टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई, प्रोपेन का 4 पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। राइट द इक्वेशंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडो ब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटानॉल, 2 क्लोरोब्यूटेन और ब्यूट 1 इन। ठीक है, ये सारे का मैं से बता दे रही हूँ, और तुम्हें जो है बुक से प्रैक्टिस करना है अच्छे से। सारा का सारा टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ, उसमें तुमको जा करके देखना है, नोट्स को उतार लेना, और जितना हो सके प्रैक्टिस करना, रिएक्शन तो सारा याद हो जाएगा। उसके बाद अगर हम ले, देखो यहाँ पे क्या है, हम मेरा प्रोडक्ट बनाना है, सबसे पहले प्रोडक्ट को लिख लो। प्रोडक्ट क्या बनाना है, 1 2 3 4 एंड यहाँ पे आई। ठीक है, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए, ये फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहिए। उसके लिए तुमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएजेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो अगर यहाँ पे OH है, इसको रिएक्ट करवाना है HI के प्रेजेंस में। ठीक है, हम लोग को बहुत ही माइल्ड एसिड चाहिए होगा, जिससे वो आई को अपने ही अंदर कंज्यूम ना कर ले। तो हम कैटलिस्ट लेंगे ZnCl2 और यहाँ से रिएक्ट करेंगे। अब देखो कैटलिस्ट जो क्या होता है, कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिएक्शन को जैसे स्टार्ट कर दे। ठीक है, मतलब रिएक्शन को एक स्ट्रेंथ दे दे, और जैसे ही वो डालने के बाद उसको वापस से वो चला जाता है। ठीक है, वो रिएक्ट करता नहीं है, जैसे स्ट्रेंथ देने के लिए आता है। ठीक है,
फिर हम जब हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट करवाएंगे NaI के प्रेजेंस में, ठीक है, और एसीटोन मेरा कैटलिस्ट है, ठीक है, CC आयोडोब्यूटेन बन जाएगा और NaCl रिलीज हो जाएगा। देन ब्यूट 1 इन HBr के प्रेजेंस में। अब देखो यहाँ पर हमें बनाना है, लास्ट में आई होना चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या कैटलिस्ट डालेंगे ये हम लोग आराम से सोच सकते हैं। मुझे कितना है, आई जो है लास्ट में चाहिए, है ना, आई हम लोग को लास्ट में चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए। तो लास्ट में आई कब लगता है, एंटी मार्कोनिकोव में। एंटी मार्कोनिकोव के लिए कौन सा कैटलिस्ट चाहिए, परऑक्साइड चाहिए। तो जब भी परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर Br मेरा जुड़ जाएगा, ठीक है। अभी HBr के साथ पहले रिएक्ट करेंगे, फिर NaI के साथ करेंगे, ठीक है। क्यों क्यों ऐसे दो स्टेप में किया, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है, आई जो है उसको रिलीज नहीं कर पाएगा, उसको निकाल नहीं पाएगा। तो पहले हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, HBr के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर उसके बाद NaI के साथ रिएक्ट कराएंगे, और इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो मेरा प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। एक और क्वेश्चन है, अब यहाँ पर बताना है कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है C5H12, इसे कितने सारे आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कैसे आइसोमर बनाना है, सिंगल मोनोक्लोराइड या 3 आइसोमर मोनोक्लोराइड या 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले तो हम लोग को बनाना होगा सिंगल मोनोक्लोराइड, ठीक है। मतलब एक क्लोरीन अगर हम जोड़ेंगे, अगर हम एक क्लोरीन ऐड करते हैं तो कितना टाइप का आइसोमर्स बन सकता है, ठीक है। सिर्फ एक ही क्लोरीन होना चाहिए, ठीक है। मतलब पूरे के पूरे कंपाउंड में, पूरे के पूरे एल्केन में एक ही का होना चाहिए। तो सिंगल मोनोक्लोराइड हम कैसे बना सकते हैं, अब देखो जब हम टर्शरी ग्रुप लेंगे तो क्लोरीन यहाँ अटैच करो, यहाँ अटैच करो, चाहे यहाँ अटैच करो या यहाँ अटैच करो, एक ही बात है ना। एक ही बात है, कैसे एक ही बात है, क्योंकि अब हम काउंटिंग करते तो किसी से करते हैं, 1 1 2 1 2 और 3, है ना। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 2 और 3 इधर जाएंगे, या 1 2 3 3 नीचे जाएंगे, है ना। तो मतलब हम सारे जगह से हम लोग अगर कहीं से भी काउंटिंग करें तो सेम ही आएगा, सेम ही कार्बन होगा। तो क्लोरीन तुम यहाँ पर अटैच करो, यहाँ अटैच करो, यहाँ अटैच करो, चाहे यहाँ अटैच करो, चाहे यहाँ अटैच करो, एक ही है, ठीक है। ये मेरा बना देगा सिंगल मोनोक्लोराइड, ठीक है। उसके बाद 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, मतलब अब अगर क्या होगा कि 3 आइसोमर्स किस में बन सकता है, एक में क्या था, 1 सिंगल मोनोक्लोराइड, ठीक है। पूरे एल्केन में 1 एक ही आइसोमर होना चाहिए, एक ही आइसोमर किसका बनेगा, तो टर्शरी का। देन 3 आइसोमर किसका बनेगा, मोनोक्लोराइड का। समझ में आ रहा है, ध्यान से समझना। 3 आइसोमर्स किसका बनेगा, तो 3 आइसोमर्स बनता है नॉर्मल एल्केन ग्रुप का, ठीक है, कोई ब्रांच नहीं हो उसमें। कैसे 3 आइसोमर बनेगा, अगर वो यहाँ अटैच करे, यहाँ अटैच करे और यहाँ अटैच करे, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, 3। अब वो जब यहाँ पर अटैच करेगा तो यहाँ और ये एक ही है, अब अगर यहाँ अटैच करेगा तो यहाँ और ये एक ही है, ठीक है। तो इसमें कितने आइसोमर्स बने, 3 आइसोमर्स बने। नेक्स्ट क्या है, 4 आइसोमेरिक क्लोराइड। अब 4 आइसोमर्स किसका बनता है, तो वो बनता है एक सेकेंडरी हो, ठीक है। कहाँ कहाँ अटैच कर सकता है, यहाँ 1 2 3 एंड ये 4, ये 4, ठीक है। अब हम लोग जो है फिजिकल स्टेट के बारे में जानेंगे, फिजिकल स्टेट एंड उसके बारे में, इसमें क्या क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे जो अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड
वो पूरा कलरलेस और प्योर हो, जब वो प्योर होता है अल्काइल हैलाइड तो कलरलेस होता है, ठीक है। जबकि प्योर का मतलब क्या कि हैलाइड सिर्फ वन हैलाइड या कोई हैलाइड ग्रुप लगा उसके साथ, उसके अलावा कोई और रिएजेंट उसमें नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। जबकि हावेवर ब्रोमाइड जो होता है, ब्रोमाइड और आयोडाइड के साथ जो है उसमें कुछ कलर बन जाता है, ठीक है, जब उसे लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं। मैनी वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड हैव स्वीट स्मेल। बहुत सारे वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड के स्वीट स्मेल होते हैं। वोलेटाइल क्या होता है? जिसका वेपर निकले, ठीक है। methyl chloride, methyl bromide, ethyl chloride and some chlorofluoromethane are gaseous at room temperature। मतलब एक कार्बन का बात हो रहा है, अगर एक कार्बन के साथ कोई हेलोजन ग्रुप लगा हुआ, चाहे वो कितना भी 1 2 3 4 कितना भी हो, वो रूम टेम्परेचर में गैसियस स्टेट में होता है। और हायर मेंबर्स जो होगा, मतलब इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अगर एक से ज्यादा कार्बन होगा तो वो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होते हैं, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आर कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का, ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट, अगर कोई सिंपल हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, सिंपल हाइड्रोकार्बन है मतलब कोई हेलोजन या कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, एंड अगर कोई हाइड्रोकार्बन में मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब में अगर कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उससे कंपेयर में हेलोजन ग्रुप का कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। कैसे? देखो, यहाँ पे अगर हम कोई एक सिंपल, ये हम प्रोपेन लिए, ठीक है, एंड यहाँ पर हम ले रहे हैं यहाँ पर एक क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, ठीक है। ड्यू टू greater polarity as well as higher molecular mass as compared to parent hydrocarbon, intermolecular forces of attraction are stronger in halogen derivatives. Attraction gets stronger as the molecule get bigger in size, have more electrons, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में क्या लगता है? जो पेरेंट कार्बन, अब पेरेंट कार्बन क्या होता है? जिसके साथ मेरा हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हेलोजन ग्रुप जिसके साथ लगा हुआ है, जैसे कि क्या बोलना चाह रहा है, देखो यहाँ पे जो कंपाउंड बनाया है, यहाँ पे देखो जो एक अट्रैक्शन फोर्स क्लोरीन और कार्बन के बीच में जो लगा हुआ है, और एक जो अट्रैक्शन फोर्स कार्बन एंड कार्बन के बीच में लगा हुआ है, तो ये जो क्लोरीन और कार्बन के बीच में लगा हुआ है, इसका अट्रैक्शन फोर्स इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा है। मतलब क्या कि अगर सी एल हो और कहीं पे सी और सी सिर्फ लगा हो, ठीक है, कार्बन एंड कार्बन, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता है, इससे कार्बन एंड क्लोरीन से कम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि मेरा जो हाइड्रोकार्बन होता है वो कैसा होता है? बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हाइड्रोकार्बन बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जैसे ही बॉइलिंग, वो बॉयल उसको करना होगा, बॉइलिंग पॉइंट वो बॉइलिंग में होता क्या है, वो जो दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना होता है, बस उसी का काम होता है उसको तोड़ने का, उसका काम होता है उसको तोड़ने का, है ना। तो जब वो कार्बन के पास बोलेगा कि तुम्हारा बॉन्ड को मैं तोड़ दूं, तो बोलेगा कि हाँ लो आराम से तोड़ दो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा।
सॉरी डिक्रीज होगा। हाँ, ब्रांच जैसे जैसे बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, मतलब उसका जो वो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच का, जब वो ब्रांचिंग में होगा वो नहीं तोड़ पाएगा उसको, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि इसको जो है ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, मतलब हम लोग जो है टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, वो कम ही टेम्परेचर में जो है हाइड्रोकार्बन का बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट जो मेरा डिक्रीज हो जाएगा, वो आराम से क्या करेगा, हेलोजन ग्रुप को आराम से रिलीज कर देगा, ठीक है। ये सब हम लोग न्यूक्लियोफाइल में देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कैसे होगा हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं इसको ध्यान से समझो। देखो, जब यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पे फिर एक कार्बन होगा, यहाँ एक कार्बन और यहाँ एक कार्बन, ये कैसा ग्रुप है, ये है टर्शियरी ग्रुप। एंड जब यहाँ पर कोई भी हैलोजन मान लो क्लोरीन जुड़ा है, तो ये क्लोरीन को क्या करेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, एंड यहाँ से तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो क्लोरीन जो है बहुत अच्छे से इजीली वो हट जाएगा। तो बॉइलिंग, जब इसको बॉईल किया जाएगा तो टर्शियरी ग्रुप के वजह से ये आराम से यहाँ से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, आराम से रिलीज हो जाएगा। तो अगर मान लो कि यहाँ पर एक ब्रांच नहीं हुआ या ये नहीं हुआ और इसकी जगह पे यहाँ पर हाइड्रोजन हुआ, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग मेरा डिक्रीज होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्योंकि इसको क्लोरीन को यहाँ से रिलीज करने में उसको प्रॉब्लम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट और टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ेगा। मान लो कि अब और एक कार्बन नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन रहा, तो इसको और ज्यादा फिर से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग घटेगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पारा आइसोम पारा आइसोमर्स जो होता है आर हाई मेल्टिंग एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जो पारा आइसोमर्स का होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा, ठीक है। हम लोग जो है यहाँ तक कर लिए, अब हम लोग जो है ना थोड़ा सा एक रेजोनेंस के बारे में देखेंगे कि जब जब भी कोई बेंजीन रिंग में कोई भी कंपाउंड अटैच होता है, कोई भी कंपाउंड अटैक करता है, रिएक्ट करता है, तो उसमें जो हम लोग रेजोनेंस के बारे में देखते हैं, ठीक है। जब हम लोग देखते हैं कि वो, अब वो हम देख रहे हैं ना कि वो हाईली स्टेबल है, वो क्यों हाईली स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें जो है रेजोनेंस होने लगता है और रेजोनेंस की वजह से वो खुद ही को स्टेबल बना लेता है, ठीक है, वो खुद को स्टेबल बना लेता है। तो रेजोनेंस होता क्या है हम लोग देखते हैं। में पिक्चर थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं बनता है। देखो, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होगा, यहाँ पे हम कोई भी सबस्ट्रेट ले सकते हैं, ठीक है, OH ले लो, कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेंगे, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर OH, जिसमें लोन पेयर हो, ठीक है, जिसमें लोन पेयर हो। अब यहाँ पे क्या करेगा ये यहाँ पर अटैक करेगा। जैसे ही ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये जो बॉन्ड होगा, ठीक है, ये जो बॉन्ड है, देखो, जब बॉन्ड टूटता है, ठीक है, जब बॉन्ड टूटेगा तो वो जाएगा इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, जब बॉन्ड टूटेगा वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब लोन पेयर टूटेगा, लोन पेयर अलग होगा, वो बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, बस यही ध्यान रखना है। ये जो बॉन्ड है ये जाएगा, ये यहाँ पर अटैक होगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्या बनेगा, अब जब भी मेरा बनेगा कंपाउंड, हम जब भी रेजोनेंस का बनाएंगे तो हमेशा ऐसा एरो देंगे, क्योंकि ये वापस से अपने पोजीशन में जा सकता है,
ये रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। इसको कॉपी में अच्छे से बनाना है, ठीक है। यहाँ पर जब अटैक किया, यहाँ आ गया मेरा डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ का लोन पेयर चला गया, यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन के पास हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके पास है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये फिर से यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा, इसके पास जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कनेक्ट होगा, देन ये जो बॉन्ड है ये फिर से यहाँ जाएगा, ध्यान से देखना है, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ मेरा बॉन्ड बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड है ओ एच, इधर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पर कनेक्ट होकर ये बॉन्ड बनाएगा, और ये बॉन्ड टूटकर यहाँ चला जाएगा, देन हम फिर से एक और बनाते हैं, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना, ये बॉन्ड यहाँ पर बन गया, फिर एक बॉन्ड यहाँ पर बना है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ एच, थोड़ा सा गंदा बन रहा है, थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बन गया, है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा यहाँ, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड उठ करके इसके पास चला जाएगा, ये हम ऑर्थो पारा मेटा ये समझाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, और ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे फिर से वापस से ओ एच मेरा जो पहला शुरू में था वही बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें एक चीज गौर करना है, एक ध्यान देना है, जस्ट थोड़ा सा मैनेज कर लेना। देखो मेरा नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर आया है, यहाँ मैं रेड पेन से दिखाती हूँ। देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ एक आया है, एक यहाँ पर है, और दूसरा यहाँ है, तीन जगह पे है ना। अगर हम एक ही बेंजीन पे शो करना चाहें, तो मान लो कि ये मेरा बेंजीन है, इसको क्या करो यहाँ से इरेज कर देते हैं। ये बेंजीन है, एक नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आया, एक यहाँ आया है, एक ही बेंजीन पे शो कर रहे हैं, ठीक है, एक यहाँ पर आया है, और एक यहाँ आया है ना। ये कौन सा पोजीशन है, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है, जस्ट इसके हाफ अपोजिट में होगा तो ये पारा पोजीशन है, और ये दोनों देखो ये दोनों मेटा पोजीशन है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, मेरा नेगेटिव चार्ज जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ पर अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल इन दोनों पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल इन दोनों पोजीशन, इन तीनों पोजीशन पे अटैक करेगा, और मेटा पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो मेटा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इन तीनों पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो जितना भी इलेक्ट्रोफाइल होता है वो पारा और पारा ऑर्थो पे ही मैक्सिमम ज्यादातर अटैक करता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यूट्यूब में डाल देंगे, और वहां से एक बार देख लेना अच्छे से, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।